बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं। कुछ बिल्डिंग्स के नाम, हॉस्पिटल्स वगैरह के नाम तब्दील हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। और इसके साथ साथ वहाँ जो पावर डिवीज़न है उनके कुछ लोग जो है सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद हर साल जो है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं और फिर वहाँ की जो लोकल वहाँ पे आर्मी सर्व कर रही है वो किस तरीके से उन्होंने टेक ओवर करके उस सिस्टम को चलाई, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, सर्दी बहुत होती है, बल्कि अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों साइडों पे इस वक्त काफ़ी सर्दी है और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। श्रीनगर में एक पुलिस बस के ऊपर एक अटैक हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे और क्या उसके लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और आज इन सारी चीज़ों के लिए एक दफ़ा फिर मुझे ज्वाइन किया हुआ याना अमीर साहिबा ने। यकीनन आप लोग सब जानते हैं, जर्नलिस्ट है, कश्मीर से ही सारा कुछ करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम इनकी देख रहे होते हैं। इंडियन चैनल पे भी आप लोगों को नजर आती है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इसके साथ साथ अपना न्यूज़पेपर और वेब पेज जो है उसको भी रन करती हैं। थैंक यू वेरी मच याना फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये ना सबसे पहले तो जो बिल्डिंग्स के नाम तब्दील हो रहे हैं कि कुछ जो लोग इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे और वो शहीद हुए, उनके नामों से मुख्तलिफ किस्म के स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के नाम जो है उनके नामों से रखे जा रहे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ आइडिया है आपको? कुछ लोग मतलब इसको कह रहे हैं कि नहीं जी ये पहले भी होता रहता था और हमें शायद ये कुछ 370 के बाद इस तरह के कोई मतलब यूज करना चाहते हैं इन चीजों को। क्या नजर आ रहा है आपको कि मतलब मुझे तो ये स्टेप बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, जो लोग सर्व कर रहे थे और अपने सरजमीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उनके नाम से इस तरह की रोड्स और बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक्चुअली इट इज नॉट आर्मी वालों के नाम से, इट इज द कश्मीरीज हु सर्व फॉर द कंट्री, जिन्होंने यस। अपनी जान दी, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मकबूल शेरवानी साहब। ही वाज द फर्स्ट शहीद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बारामूला के जो थे, जिन्होंने जो है ना पश्तून इन्वेडर्स को, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर पश्तून बट दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, एंड आई थिंक यूसुफ जाइज वर अमंग देम। तो इनको जो है इनको डाइवर्ट किया। मेरे और ग्रैंडफादर नहीं गए थे उसमें। yeah, you are one of the ओके exceptions, प्लीज kind of प्लीज। Yusuf guys, but जो इन्वेडर्स आए थे हमारे यहाँ, तो अफरीदी ट्राइब, यूसुफजाई ट्राइब जो भी आए थे, पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू से कि ये हमारे थे, ठीक है ना, वो तो रिफ्यूज करते हैं, लेकिन वो वहीं से आए थे। तो मकबूल राइट। शेरवानी साहब ने जिस तरह अपनी शहादत दी, उन्होंने उनको डाइवर्ट किया, उनको डाइवर्जन मतलब ही डिड नॉट लेट देम रीच श्रीनगर एयरपोर्ट ऑन टाइम। राइट। he gave time for the Indian army to reach Srinagar airport and take their positions. तो उन्होंने रास्ते में ही जो ब्रिजेस, जो रोड्स थे, उनको जला दिए ताकि ये लोग पहुंच नहीं सके वहां। और जब उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये बंदा मुसलमान हो के हमें धोखा दे रहा है, तो उस बेचारे को 14 गोलियां उसके सीने में ठोक के उसको हैंग कर दिया बीच सड़क पे। ये हमारा पहला शहीद हीरो था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। एंड उनके नाम से अगर कोई चौक का नाम रखा जाता है उनके टाउन में, इसमें क्या गलत है? ही वॉज अ हीरो एंड वी ऑल मस्ट रिमेम्बर, जो इनकी तरह बहुत सारे कश्मीरियों ने शहादत दी है हमारे मुल्क के लिए, भारत के लिए। बहुत सारे कश्मीरियों ने शहादत दी और उनके नामों से ही सड़कें होनी चाहिए, उनके नामों से ही बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इमारतें होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हर एक शहर में ऐसे ही होता है। द फिलैंथ्रोपिस्ट हु वर्क टुवर्ड्स पीस, उनके नामों से ही स्कूलें बनती हैं, कोई भी शहर हो इंडिया का। तो उसी जी। तरह कश्मीर में भी इट इज हाई टाइम, वी नीड टू रिमेम्बर व्हाट आवर हीरोज डिड फॉर अस। तो मेरे ख्याल से इवन उनका जिक्र एकेडमिक्स बुक्स में भी होना चाहिए, नॉट जस्ट कि सड़कें चेंज होनी चाहिए, नाम या बिल्डिंग्स, उनका जिक्र इवन किताबों में होना चाहिए, एकेडमिक्स सिलेबस में होना चाहिए, हर जगह उनका नाम जी। हिस्ट्री में होना चाहिए। एंड पिछली बार मैं किसी शो में गई थी जहां हमारे एलजी साहब ने बोला था कि हम एजुकेशन में भी ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग द नेम्स ऑफ आवर हीरोज इन द सिलेबस दैट ऑफ जेके बोस एंड यू नो अदर जो कश्मीरी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके सिलेबस में भी ये सब इंक्लूड किया जा रहा है।
अच्छा या ना एक चीज ये मतलब मैंने कुछ मतलब वेबसाइट से, एक न्यूज वेबसाइट से मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये शायद इसीलिए किया जाता है कि भाई हमें ये दिखाया जाता है कि आप हमारे साथ मतलब हम आपको चाहते हैं या जो भी है। लेकिन ये वाली बातें क्यों की जाती है? हालांकि मैं कहता हूं, मैं इस चीज को फेवर करता हूं कि हाँ, अगर आपके शहीद होते हैं, आपके मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, या जो आम लोगों की जिंदगी बचाने वाले वो कोई भी हैं, वो बेशक किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, वो, लेकिन अगर उन्होंने वो कुर्बानी दी तो मेरे ख्याल में उसको सराहना बड़ा जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में भी इसको दूसरे नजर से देखा गया, और कश्मीर में भी शायद कुछ लोगों ने इसको दूसरे नजर से देखा। इस शक की वजह क्या है? या ना मतलब ये जिसे कहते हैं कि मतलब इत्तेमाद का फुकदान क्यों है इन चीजों में, कि अगर एक अच्छी चीज भी हो रही है तो उसको भी हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? That's a toxic mindset. That's just a toxic, ungrateful mindset. एंड आई एम सॉरी टू से कि ये टॉक्सिसिटी पाकिस्तान से हमारी तरफ आई है। जी। अनफॉर्चुनेटली मेनी कश्मीरीज हैव बिकम शिकार ऑफ इट। आप पाकिस्तान में भी देखिए, आपको पता है आपका एक भी प्राइम मिनिस्टर क्यों, व्हाई इज ही नॉट व्हाट यू कॉल, व्हाई इज ही नॉट सेल्फलेस टुवर्ड्स हिज कंट्री? क्योंकि आप देखिए हर एक प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत हो गई है एट द एंड इन पाकिस्तान। यस। तो वो प्राइम मिनिस्टर क्यों आपकी आवाम के लिए क्यों अपनी व्हाई विल ही सैक्रिफाइस अपनी आवाम के लिए? जबकि जो करेक्ट। इंडियन कल्चरल थिंकिंग है, हमारी जो वैल्यूज है, उसमें ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ यू सी द इंडियन वैल्यू सिस्टम, ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अनफॉर्चुनेटली मेनी कश्मीरीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बॉर्डर पे रहने की वजह से एंड बिकॉज ऑफ शेयरिंग द सेम मजहब, अनफॉर्चुनेटली दे हैव कन्वर्टेड into Pakistanis, but as on today they are not getting any acceptance. ये जो बड़े बड़े कश्मीरी बड़े आए, जो बोलते थे ना, ओ हम तो कश्मीर की खाते हैं, इंडिया का हमें क्या लेना देना। पिछले दिनों भी एक स्टूपिड ब्लॉगर ने ऐसी कुछ बात की थी। मैंने उसको काउंटर किया था। मैंने कहा ठीक है, कश्मीर का पानी पीता है, वो कहता है मुझे क्या लेना देना, मैं बाहर से क्यों पानी मांगू, मैं तो कश्मीर का पीता हूँ। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सीधे अपने जल शक्ति डिपार्टमेंट को बोला, इसके घर का वाटर कनेक्शन कट कर दो, इसको सीधे जाके नदी में से पानी पीने दो। इसको लगता है कि इसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं। इनको इतना ईगो चढ़ गया था ना सर पे, इतना ईगो, मतलब एक ग्रेटिट्यूड नाम की चीज ही नहीं बची थी इनके अंदर इंडिया को लेके। ईगो ऐसे सर पे चढ़ गया था कि लिटरली वो तो इस कगार पे थे कि शायद मरने के बाद भी डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह के सामने जाके बोलते हैं, आप कौन होते हैं हमें जज करना, हम कश्मीरी हैं, हमें सिर्फ कश्मीरी कोर्ट जज करेगा। ये उस हद तक ईगो उनके सर पे चढ़ गया था। लेकिन जो है अब जो है नेशनलिस्ट का दौर है, और अब नेशनलिस्ट जो अपने देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं एंड दे आर ओपनली टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडिया इन कश्मीर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। अच्छा या ना एक मतलब श्रीनगर अटैक जो बल्कि श्रीनगर से तो खैर काफी दूर था, लेकिन एक पुलिस बस के ऊपर अटैक हुआ और कहा यह जा रहा है कि शायद पुलवामा के बाद ये सबसे डेडली अटैक था। गालिबन 3 से 4 लोगों की जाने गई और तकरीबन 11 से 15 लोग जो है पुलिस फोर्स के वो जख्मी हुए थे। क्या वजह है कि इस तरह के हमले हमने 2021 में ज्यादा देखे? इससे पहले अगर पिछले 2-3 सालों का या 4 सालों का हम डेटा उठाते हैं, शायद पुलवामा से पहले या पुलवामा के बाद तो इस तरह का अटैक नजर नहीं आया था। क्या वजह है कि ऐसे हमले हो जाते हैं? और कहा जा रहा है कि जिस जगह पे हुआ तो वहां पे इर्द गिर्द जो इलाका है वो ज्यादातर आर्मी का कंट्रोल है और उनके ऑफिस वहां पे मतलब आर्मी डिप्लॉय है उस एरिया में। ये बहुत सही सवाल पूछा आपने, आई वाज वेटिंग टू आंसर दिस। ये हमले आजकल ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आजकल अच्छा काम कर रही है, मतलब प्रॉपर दे उन्होंने हम्म। अपनी उन्होंने अपना लेवल ऑफ वर्क इस कदर बढ़ा दिया है। दे जी। हैव मेड इम्पॉसिबल फॉर मिसक्रिएंट्स टू ब्रिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनसाइड कश्मीर। ओके। अब ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, जिनको प्रॉब्लम करनी है सोसाइटी में, जिनको अफरा तफरी करनी है कश्मीरी सोसाइटी में, ये दिखाने के लिए कि कश्मीर पीसफुल नहीं है, तो ओके। अब वो हो गए हैं मजबूर। उनको कहाँ से मिलेंगे आर्म्स, उनको बंदूकें कहाँ से मिलेंगी अफरा हम्म। तफरी करने के लिए? बंदूकें, ड्रोन्स को पकड़ लिया है, इन्फिल्ट्रेशंस को पकड़ लिया, इतनी मजबूत पकड़ कर ली है इंडियन एजेंसीज ने। हम्म। आ, ये क्या बोलते हैं, बंदूकों को अंदर आने से रोक दिया है, हवाला ट्रांजैक्शंस को रोक दिया है। जो मजबूत पकड़ ली है ना इन्होंने इन चोर चौकों पे, तो क्या हो गया है कि ये जो हो गए, ये मजबूर हो गए, इनको अब कहीं ना कहीं से बंदूकें चाहिए, वरना ये अफरा हम्म। तफरी कैसे जिंदा रखेंगे? अब बंदूकों के लिए ये क्या करते हैं बेचारे, किसी पीएसओ को मार देते हैं। पीएसओ मतलब जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर, लाइक अ जी जी बॉडीगार्ड जी जो होता है किसी भी, जी। उसको भी मार देते हैं ताकि उसकी बंदूक खींच के ले जाएं।
मतलब ये इतने डेस्परेट हो गए क्योंकि इनको कहीं से हेल्प ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ओके। तो अब होता यह है कि बस में उनको पता है कि इसको अटैक करने से यहाँ पे एक साथ इतने सारे मर जाएंगे, सबकी वेपन्स हमें मिल जाएंगे, हम लेकर भाग जाएंगे। तो ये सोसाइटी में अफरा तफरी मचाने वालों को अगर ये लगता है, पहले तो उनकी थिंकिंग टू प्रोंग्ड अप्रोच, जी। पुलिस वालों को मानने से ये होगा कि कश्मीरी यूथ विल स्टॉप ज्वाइनिंग, इनको लगता है विल स्टॉप ज्वाइनिंग पुलिस फोर्स, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा कश्मीर में। लेकिन ठीक। इनका ये मकसद पूरा नहीं हुआ। अभी भी सैकड़ों कश्मीरी बच्चे दे साइन अप फॉर आईपीएस, दे गिव द एग्जाम, दे गो ट्रेनिंग एंड दे ज्वाइन पुलिस फोर्स। अच्छा, यहाँ ना एक एक जी चीज, वहाँ का एक लॉ है, मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, लेकिन उसमें ये इजाजत है कि कोई भी फोर्स का बंदा जो है वो किसी भी सिविलियन को शक की बुनियाद पर हिट कर सकता है। और शायद ये अब से नहीं है, काफी अरसे से है। इसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। मतलब हमारे यहाँ भी वॉर जोन में इसका इस्तेमाल किया, जो बड़ा मतलब सख्ती से लोगों उसकी वजह से पीटीएम बना, और इसकी वजह से बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग खड़े हो गए, और बल्कि आज भी है, बल्कि वो लड़ रहे हैं बाकायदा। तो इस तरह के लॉस से कितना मतलब असर हो रहा है सोसाइटी में एक आम इंसान को, यानी मतलब आप एज ए जर्नलिस्ट काम करती है, या आपके जैसे और बहुत सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, लेकिन वो भी उसका शिकार हो जाते हैं। क्यों इन लॉस के अंदर क्यों थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाती? देखिए, आप अफस्पा की बात कर रहे हैं शायद। यस, नाउ द एग्जैक्टली, पॉइंट इज अफस्पा के एब्सोल्युटली। होते हुए भी उसके एग्जिस्टेंस के बावजूद व्हाट इज सरप्राइजिंग इज, जैसे शुपियन के जो 3 लड़कों का एनकाउंटर हुआ था, हम्म। वो तो फेक निकला था। आपको पता होगा, रजौरी जी शुपियन जी वाले जी। 3 लड़कों का फेक निकला था। जिसने वो एनकाउंटर किया था वो इस वक्त जेल में, उस पर कार्रवाई भी हुई उस ऑफिसर पे। उस पूरी जो बटालियन को वहां से हटा दिया, उसको गायब भी कर दिया, उस कंपनी को क्लोज डाउन कर दिया उस फोर्स की, बिकॉज वो फेक प्रूफ हुआ। ये यहाँ पे कोई नहीं बोलता, ये इंसाफ भी दिया जाता, जबकि जरूरी नहीं है, अफवाह की वजह से इन पे नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, फिर भी कार्रवाई होती है। ये प्यार है हमारे मुल्क का कश्मीरियों के साथ, सो कॉल्ड अफस्पा है, ठीक है, दैट इज देयर, ताकि ऑफिसर्स जो है हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो एक चैलेंजिंग जोन में काम करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस राइट। दिलाने के लिए अफस्पा रखा हुआ है, मगर कार्रवाई भी होती है। और जैसे आपने देखा, जो हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ, उसमें एलजी साहब ने खुद सामने आके बोला है कि मुझे इंक्वायरी बिठाओ, मुझे देखना है कि ये सच था या नहीं, मुझे पूरा प्रूफ ठीक। चाहिए। कोई किसी को छोड़ता नहीं यहाँ पे कि कोई भी किसी को मार देगा। और लेकिन यहाँ होता यह है कि बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, हम किसी को रोक नहीं सकते प्रोटेस्ट करने से। अगर किसी का बच्चा यस, मरता है, कोई भी माँ बाप तो बिल्कुल। ये पहले से नहीं जानता कि उसका बच्चा टेररिस्ट है या टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है किसी तरह से, हम्म हम्म। तो वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनका पूरा हक है कि हमारे बच्चे को क्यों फ्रेम किया गया। लेकिन जब बिल्कुल। उनको प्रूफ दिखाया जाता है, वो चुप हो जाते हैं। आपने देखा होगा लवेपोरा एनकाउंटर में, वो बाप पहले, जो बेचारा अपने बेटे की लाश मांग रहा था, हाँ। लास्ट ऑफ कोर्स उसको मिलनी चाहिए, बाप है वो, अपने बेटे से कितना प्यार करता होगा, आप सोचिए उसका पेन, उसका दर्द। और उसने कभी बेशक। सोचा नहीं होगा कि उसका बेटा ऐसा काम करेगा, तो ऑब्वियसली वो हम्म बिलीव कर रहा था। लेकिन फिर आपने कभी सोचा कि वो चुप क्यों हो गया? उसे थोड़ी ना हम्म जेल में डाला है, हम्म वो चुप इसलिए होगा क्योंकि उसको प्रूफ मिल गया और दे दिया गया। ये एक एथिकल, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे आर वेरी एथिकल। वो चाहते तो हम्म। प्रूफ मीडिया में भी डाल सकते हैं, बट दे विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एक एथिक्स होती है, इन्होंने पेरेंट्स को दिखाया ये प्रूफ है, पेरेंट्स ने मान लिया और फिर वो चुप हो गए। और ऐसा कई राइट। बार हुआ है कि पहले पेरेंट्स यकीन नहीं करते, उनको लगता है फेक एनकाउंटर हुआ है हमारे बच्चों का, लेकिन जब उन्हें प्रूफ दिया जाता है, फिर वो चुप हो जाते हैं, बिकॉज वो मजबूर है बेचारे, वो भी क्या करें। एट द सेम टाइम, जहां भी ऐसे लगा कि फेक एनकाउंटर हुआ, हम्म वहां पे इंक्वायरी भी हम्म बिठी है और वहां पे हम्म। पनिशमेंट भी हुआ है ऑफिसर। अच्छा, अभी इसी महीने नवंबर एंड या दिसंबर में एक 14 साल के बच्चे का भी इसी तरीके से हुआ, और कहा गया कि ये टेररिस्ट था, यहाँ पर ये हमारे खिलाफ लड़ रहा था। उसके ऊपर भी काफी शोर मचा था, और मतलब बाद में, क्योंकि मैं फॉलो अप नहीं मुझे उसका मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप वहां कवर करती है तकरीबन कश्मीर के मोस्ट इश्यूज में, आपके ग्रुप में मैं अक्सर देखता हूं। तो उस इस तरह के वाकयात भी तो यहाँ ना ये होते हैं। और जब आप एक फ्रीडम दे रहे थे अपने फोर्सेस को, मैं अपने फोर्सेस की भी बात करता हूँ, उसका बड़ा गलत इस्तेमाल होता है। अमेरिकन फोर्सेस के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने किया थ्रू आउट अ वर्ल्ड, जहां जहां पे वो लोग गए, उन्होंने गलत इस्तेमाल अपने इख्तियारात का किया। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सोशल एक्टिविस्ट, मैं जर्नलिस्ट के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी,
आई हैव बिल्कुल ऑलवेज स्टूड अप फॉर व्हाट इज राइट। आज तक मैं डिमांड कर रही हूँ कि हैदरपुरा एनकाउंटर जो हुआ है उसका सबूत दो। मुझे नहीं यकीन होता कि या तो डॉक्टर मुदस्सिर या आमिर मगरे, क्योंकि आमिर मगरे के बाप ने पत्थर मार मार के टेररिस्ट को भगाया है, उसका बेटा बिल्कुल कैसे टेररिस्ट हो सकता है? मैं नहीं मानती। डॉक्टर मुदस्सिर गुल, उसके वो इतना डिसेंट आदमी नहीं, वाज अ रिस्पेक्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो कहाँ से टेररिस्ट होता? मैं नहीं मानती। एंड वो जो राइट बेचारा जो बिल्डिंग ओनर था, अल्ताफ, जी वो बिल्कुल वो जो थे, आई वुड से, बिकॉज ही इज ग्रोन अप, अल्ताफ भट्ट साहब थे अल्ताफ भट्ट साहब, उन्होंने, बिल्कुल वो तो पुलिस भी बोलती है कि वो बेवजह मारे गए, वो क्रॉस फायरिंग में मारे, मगर क्यों मारे गए? क्या आपकी इतना पैसा लेते हो, आप इतनी सैलरी लेते हो हमारी कंट्री से, क्या आपकी ट्रेनिंग इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप बेकसूरों को बचाओ, मासूमों को बचाओ, और जो एट फॉल्ट है उन्हीं को मारो? ये नहीं कि धड़ाधड़ बस गोलियां चलाओ, बीच में कोई भी मर जाए। ये किस तरह की ट्रेनिंग है? ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबल फोर्स हुई? ये तो मैं खुद कहती हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, आई स्टैंड फॉर द ट्रूथ। एंड वो चाहे कोई भी हो। आपको शायद पता नहीं है, हैदरपुरा एनकाउंटर में मेरा बहुत दिल दुखा है। रीजन बीइंग कि हमने ये तक सुना है कि अल्ताफ भट्ट चाहता था कि उसकी, वो एक प्रो इंडियन था, वो चाहता था उसकी बेटियां भी आईपीएस ज्वाइन करें, उसको अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। अब आप सोचो, उन्हीं बेटियों का बाप उनसे छीन गया। व्हाट काइंड ऑफ, यस मतलब मरा तो इंडियन ही ना, जो भी 3 मरे वो इंडियन ही मरे। आपको एब्सोल्युटली राइट उसको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 3 इंडियंस को क्यों मारा, और आज तक उन्होंने वो प्रूफ भी नहीं दिया है। हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और हम खुल के बोलते हैं अगर एक भी इंडियन मरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेररिस्ट को कितने भी चाहे टेररिस्ट को मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक भी इंडियन भाई या मेरी एक भी इंडियन बहन, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो चाहे कश्मीरी हो या कहीं और की भी हो। लेकिन बिकॉज मैं कश्मीर में रहती हूँ, बिकॉज आई एम अ कश्मीरी, दिस मेक्स बिल्कुल मोर डिफरेंस टू मी कि अ कश्मीरी इंडियन शुड नॉट गेट शॉट even in cross firing. There should not be any collateral damage to a Kashmiri Indian. Why? वो क्या इंसान नहीं है? उनकी क्या फैमिली नहीं है? आप सोचिए एब्सोल्युटली कितना राइट मुश्किल होगा मुदस्सिर गुल के बच्चों को बड़ा विदाउट अ फादर। these are एग्जैक्टली things we have to understand. नहीं बिल्कुल याना ये वाली बात आपकी बड़ी बिल्कुल सही है मैं आपके साथ एग्री करता हूं मतलब हमें इस तरह की चीजों पे बिल्कुल मैंने कहा कि मैं शायद पिछली दफा भी मैं और आप इसी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे थे कि जो लोग गुनहगार है उसके लिए शायद मेरे ख्याल किसी के दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा और ना होना चाहिए लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं वो यहाँ पे हो वो वहां पे हो कश्मीर में हो दिल्ली में हो या किसी भी जगह पर हो मेरे ख्याल में उसके लिए आवाज उठाना और ये बहुत अच्छी बात है और मतलब आई रियली अप्रिशिएट इट या ना एक तो आपने मतलब आपसे बात हो रही थी पीडीडी वहां पे आप लोगों का जो पावर डिवीजन है वो हर साल स्ट्राइक पे ये लोग जाते हैं वजह क्या है कि स्ट्राइक पे जाते हैं और फिर जब मतलब आर्मी ने टेक ओवर किया तो उसकी वजह उसके बाद एक अलग से प्रोपेगेंडा हुआ क्या रीजन थे अगर थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब अपना ने ख्यालात के इतने साथ देरशान है ना पावर डिपार्टमेंट के अफसर, ही इतने, मतलब देरशान एज अ वर्ड दैट वी यूज इन मुंबई, इतने देरशान है ना, ये बड़े स्मार्ट है। ये जाते हैं स्ट्राइक पे तभी, उसको वांद काल मस बोलते हैं हम लोग, मतलब विंटर में, विंटर का टाइम ही ये लोग चूज करते हैं स्ट्राइक पे जाने के लिए। क्यों? ठीक है क्योंकि इनको पता है कि लोगों पे ज्यादा इसका असर पड़ेगा विंटर में, उनको बेचारे ठंड में ना हम्म, ब्लोअर ऑन कर सकते हैं ना हीटर ऑन कर सकते हैं, तो ये ना, ये ब्लैंकेट में भी हमारी हीटर होती, तो ये ज्यादा बिल्कुल सफर करते लोग विंटर में, तो हम विंटर में अपनी सैलरी हाइक करेंगे हर साल, इस सैलरी हाइक के लिए उसी टाइम पे विंटर में बंद कर, ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं। यू कैन राइट इमेजिन, पावर चोरियां, रिश्वतखोरी, रिश्वत लेके पावर चोरियां माफ कर देना, ये नहीं चाहते कि यहाँ प्रॉपर मीटरिंग हो, ये नहीं चाहते, ये किस तरह की चोरियां करते हैं हम सब जानते हैं, आई नेवर स्टूड विद देम। आई एम रियली एंग्री कि इनकी बात इतने जल्दी मान ली गवर्नमेंट ने, बिकॉज आर्मी, जैसे हमारी इंडियन आर्मी, मैं आपको बता दूं, बाकी एजेंसीज का मुझे पता नहीं, इंडियन आर्मी एक है जो बेचारी यहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो चाहे सैलाब हो, आपने देखे होंगे फोटोज वगैरह में कि बिल्कुल सैलाब के वक्त कितना इन्होंने यहाँ के लोगों की मदद की, लोकल्स की, और कोई एजेंसी सामने नहीं आई और कोई पॉलिटिशियन सामने नहीं आया इनको हेल्प बिल्कुल करने के लिए, ठीक है, ये इंडियन राइट आर्मी सामने। उसी तरह बेचारी ये इंडियन आर्मी अब चली गई, 2 दिन से लोगों को, 2 या 4 दिन से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी कुछ हिस्सों में, बेचारी इंडियन आर्मी वहां पे पावर ग्रिड स्टेशन में पहुंच गई पावर सप्लाई रिस्टोर करने के लिए। अब वहां भी प्रोपागेंडा करने वालों ने उनकी फोटोज उठा के बोला देखो अब ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी का भी कब्जा कर रहे हैं। यू इमेजिन, प्रोपागेंडा की हद देखो, मतलब जो लोग कश्मीरियों का पावर सप्लाई कट करते हैं, उनको सफर करने के लिए छोड़ देते हैं, उनका साथ दिया जा रहा है जस्ट ताकि इंडिया के खिलाफ कुछ बोला जाए, मगर जो लोग कश्मीरियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, उनके खिलाफ बोला जाए, तो ये हद होती है प्रोपागेंडा की। अच्छा यह ना एक मतलब इसी से रिलेटेड एक सवाल मतलब ये तो पावर डिवीजन का स्ट्राइक था लेकिन
एज ए प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम अक्सर इंडियन दोस्तों से सुनते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, वो बेशक कश्मीर के हवाले से हो या फिर मतलब बाकी इंडियन, कितना ये वाली बात कितने हद तक सही है कि मतलब ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है और जेन्युइन चीजें कम होती है, क्योंकि आप वहां पे अनग्राउंड होती है और आप देख रही होती है करीब से, तो कितना आपको लगता है कि मतलब कितनी चीजें प्रोपेगेट की जाती है और कितनी चीजें जेन्युइन होती है, जो मेरे ख्याल में मतलब लोग उसके हवाले से फिर सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे प्रोपागेंडा ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि जो जी। प्रोपागेंडा नहीं करते वो बात भी नहीं करते सामने आके। हम्म। ठीक है ना। उनको लगता है कि वो टारगेट हो जाएंगे, उनको देखो जो जो सिंपल लोग हैं, बाल बच्चे वाले, नौकरी वाले, वो क्यों आके बात करेंगे सोशल मीडिया पे या अपना कोई दुश्मन बनाएंगे। ओके। क्योंकि उनको भी पता है कि गवर्नमेंट या पुलिस या जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो हर जगह तो नहीं हो सकती प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। आज कोई बंदा आके बोलेगा हम बड़े खुश हैं 370 के हटने के बाद, अब देखो वो कितने दुश्मन बनाता है। एक तो आईएसआई उसकी दुश्मन बन हम्म। जाती है। दूसरा, हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज, जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो करप्ट पार्टीज जो चाहती है कि 370 वापस आए ताकि हम फिर चोरियां करने लगे, हम्म। उनके वर्कर्स उनके दुश्मन बन जाएंगे। फिर वो कहाँ जाके बेचारे बोलेंगे कि हम 370 के बाद खुश हैं। वो बस एक ही जगह होती है, ड्राइंग रूम में अपने बैठ के बोलते हैं, अरे अमित शाह ने बहुत अच्छा काम किया, ये उसने 370 हटा दिया। मगर ये सामने आके नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। हम्म। तो हमें एज कश्मीरीज पता है कि ये हमारी कश्मीरी फैमिलीज अंदर अंदर बैठ के क्या बोलती है, लेकिन वो सामने हम्म। आके नहीं बोलते। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उनको दुश्मन नहीं बढ़ाने, उनको अपनी लाइफ मुश्किल में नहीं डालनी है। और वो भी हम्म। एक तरह से सही है। यहाँ पे जितना जो बात करता है ना वो उतने टारगेट पे आ जाता है, दैट इज अ फैक्ट। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आई नो एंड आई एम अवेयर कि मेरी गवर्नमेंट कितना भी मुझे चाहे, हर जगह नहीं आ सकती मुझे बचाने के लिए। मैं कहीं, कल एग्जैक्टली। मैं सलोन में हो सकती हूँ, वहां पे मुझ पे अटैक हो सकता है। मैं करेक्ट। आइसक्रीम खा रही हूँ, वहां पे मुझे अटैक हो सकता है। एग्जैक्टली। अब क्या गवर्नमेंट हर जगह आएगी मुझे बचाने के लिए? सो दैट हम्म। इज द रीजन। ठीक है, देयर आर स्टिल पीपल लाइक मी हु से कि यू नो somebody हैज टू डू द जॉब। तो मैं आती हूँ सामने खुल के बोलने के लिए, क्योंकि मेरा ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, एज यू नो आई एम नॉट इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। यस ना एग्जैक्टली। मेरा कोई और एजेंडा है, ना मुझे पैसों से मतलब है। जो मैं बोलती हूँ वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे सच दुनिया के सामने लाना है। 2 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, मैं यस उस टाइम एग्जैक्टली। पे मैं उस टाइम पे श्रीनगर की वीडियोस पोस्ट करती थी जब लोगों को लगता था कि श्रीनगर में हर कोई जेल में बंद है। मैंने तब हाँ। यहाँ से वीडियोस दिखाए पूरी दुनिया को कि मुझे तो यहाँ दूर दूर तक ना कोई सीआरपीएफ वाला दिख रहा है, ना कोई आर्मी वाला दिख रहा है। लोग तो अपनी रोज की जिंदगी, देखो आप खुद देखो, लोग अपनी रोज की जिंदगी नॉर्मली जी रहे हैं। बच्चे पार्क्स में खेल रहे हैं। मगर ये मीडिया चैनल्स में क्या बोला जाता था 2 साल पहले? बच्चों को हम्म। उठा के डिटेंशन में डाल दिया। अरे ये सब झूठ, जो इनके झूठ है ना, ये खोलना जरूरी है, लेकिन ये हर कोई नहीं करना चाहता ये काम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल ऐसा है कि जो आप बात कर रही हैं कि जो टारगेट पे आता है तो बेचारा जो नौकरी करने वाला आदमी है वो बंदूक तो नहीं उठा सकता और ना अपने साथ लेके फिर सकता है, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। हमारे यहाँ भी जो कारोबारी लोग होते हैं वो कहते हैं बत्ता हम इसीलिए देते हैं कि हम ये दुश्मनियां नहीं पाल सकते और ना हमारा काम है, हमारा काम है कारोबार करना। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो फिर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में, यानी यकीनन आपने देखा होगा टेलीविजन न्यूज में। अभी मार्च में एक और कश्मीर के हवाले से होनी है। पता नहीं होती है या नहीं होती, आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये वाली हुई और ये एजेंडा इसका अफगानिस्तान था, लेकिन इमरान खान साहब ने वहां पर कश्मीर का जिक्र किया और मतलब कोशिश की कि लोगों को हम मतलब बता सके, जो क्योंकि बहुत काफी तादाद में लोग आए हुए थे, मतलब नॉन ओआईसी मेंबर्स भी आए हुए थे, जापान से, बाकी दुनिया के कुछ ममालिक से। तो वो बताना चाह रहे थे कि कश्मीर का इशू भी किसी तरीके से इसके साथ मतलब जुड़ जाए और हाईलाइट हो जाए। क्या नजर आ रहा है कि मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि जो नेक्स्ट ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें अगर होती है तो, या फिर इसमें? क्या क्या पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं कि कश्मीर की कोई कश्मीर बात के हो? हवाले से, कश्मीर के हवाले से मैं कह रहा हूं। अरे आप लोगों को बताइए कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं की ओआईसी में खुल के। नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा ना, मैं तो क्योंकि मैं इसे होस्ट कर रहा हूँ फिर 3 बिलियन डॉलर वापस देने की ये धमकी पाकिस्तान को किसने दी थी बताइए? द ग्रेट मैं सऊदी अरेबिया, जिसने पाकिस्तान को लिटरली मुट्ठी में लेके रखा है। ये ना, ये इतने स्मार्ट बंदे हैं ना, आई टेल यू, आई लव द सऊदी अरेबियंस, आई लव यू सऊदी अरेबियंस, इफ यू आर वाचिंग दिस शो। मतलब क्या लोग हैं, वो तबलीग जमात को बैन कर दिया इन्होंने। अच्छा, फिर हम पाकिस्तान को कहते हैं ओआईसी में हम आएंगे लेकिन कश्मीर पे कोई बात नहीं होनी है, वरना हम 3 बिलियन डॉलर वापस ले लेंगे।
मतलब सीरियसली हैट्स ऑफ टू सऊदी अरेबिया, हैट्स ऑफ। लेकिन उन्होंने तो ओआईसी ने तो कहा है कि हम ओआईसी के जो सेक्रेटरी इससे पहले आए थे तो वो कह रहे थे कि हम लोग मार्च तक अपनी एक रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं, शायद पिछली वीडियो में भी मेरी और आपकी बात हुई थी, तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। वो तो मैंने तो इतना ही सुना है कि पाकिस्तान ने इस बार बात नहीं की कश्मीर में, बहुत इमरान खान ने अपनी स्पीच में नाम लिया था, अपनी स्पीच नहीं, एक अगर उन्होंने कश्मीर का बोला नाम लिया था, कश्मीर के ऊपर भी किसी ने। सुनिए, अगर उन्होंने बोला है तो फिर उनको रेडी हो जाना चाहिए $3 बिलियन वापस करने के लिए। मैं और क्या वो तो नहीं है, वो तो नहीं है याना, वो तो है ही नहीं, मतलब क्योंकि डॉलर 180 से फिर उनको प्रिपेयर रहना, अगली बार $3 बिलियन नहीं मिलेंगे सऊदी अपनी फॉरेन पॉलिसी। आई डोंट अंडरस्टैंड। बाइडेन आप लोगों को बुलाता है, आइए हम डिस्कस करते हैं, वहां नहीं जाओगे। भाई चाइना की इतनी चमचागिरी करते हो, अभी ना हर हाउ कैन यू गेट अवे नहीं, विद जस्ट पैसे लिए हैं याना, ऐसे थोड़े ही है, पैसे लेते हम लोग। अच्छा नहीं लेते लेते हैं, क्यों नहीं लेते। इमरान खान साहब ने तो वहां पे उस स्पीच के अंदर कहा कि भाई हमने, बल्कि एक और जगह पे वो स्पीच कर रहे थे कल परसों के, हमने जो अफगान जिहाद का नाम दिया था, कहते जिहाद तो होता नहीं, हमने डॉलरों के लिए नहीं। इमरान खान साहब की ये मतलब स्टेटमेंट है, जो सच्चा स्टेटमेंट एक छोड़िए इमरान खान को एक सेकंड के लिए, एक बात बताइए, अफगानिस्तान पे आप लोग ओआईसी रखते हैं, इतना क्यों प्यार है अफगानिस्तान? वहां तो दुरंत लाइन पे तो चिल्ला रहे हैं तालिबान कि हम तुमसे लड़ेंगे पहले, जो यहूदियों से बाद में लड़, पहले तो हम तुम पाकिस्तानियों से लड़ेंगे। आप बताइए इतना प्यार क्यों है आप लोगों का तालिबान से? हमने याना कि हमें पाकिस्तानियों से ये सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं, और बल्कि एक बात आजकल एक मतलब एक जोक भी बना हुआ है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो वो कह रहे थे कि मतलब पता नहीं हुकूमत में आके तो मैं क्या पाकिस्तान को बना दूंगा। सेम लाइक दैट जो है तालिबान थे, उनको पहले पहाड़ों पे थे, बंदूकें उठा के लड़ते थे, लेकिन जब अब हुकूमत संभली है तो कल बहुत बड़ा मुजाहरा करवाया उन्होंने, एक मतलब लोगों को इकट्ठा किया, प्रोटेस्ट करवाया कि दुनिया हमारी इमदाद करे। पहले कहते थे कि कुफार को हमने बाहर निकालना है, और अब उनके सामने कहते हैं कि भाई हमें आप $2 अरब दे दो, 3 जी। आई एम सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी, सो आई कुड नॉट जी। हियर। अच्छा, मेरा ख्याल में मेरा इंटरनेट क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं कह रहा था कि अफगान तालिबान का ख्याल था कि अफगानिस्तान में हम पहाड़ों से उतरेंगे। आप ये पूछ रहे हैं कि हाउ डिड दे सडनली एवरीबॉडी इज सरप्राइज्ड। मैं खुद सरप्राइज हूं, मैं इतनी खुश हो गई लाइन पे उसको, उस तरह से जिस तरह से वो तालिबान सोल्जर पाकिस्तानियों को जैसे वो दे रहा था ना, क्या बोलते, व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड, ही वाज गिविंग देम अ वार्निंग, फिर से ये किया तो देखना जो हालत तुम्हारी करेंगे। मैं तो फैन बन गई तालिबान की आफ्टर सीइंग दैट। मतलब लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड। अब मुझे फिक्र हो रही है आप लोगों की, वहां से भी आपने दुश्मन बना रखे, यहाँ भी दुश्मन बना रखे। व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट गिव अप दिस प्रोपेगेंडा? यू आर वेरी राइट याना, बिल्कुल आपकी ये बात मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं इस बात से, क्योंकि अफगानी भी हमसे नाराज हैं, यकीन करें, ईरानी भी हमसे नाराज है, हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है, चाइना भी हमसे नाराज है। मतलब 4 लोगों के साथ हमारा बॉर्डर लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से 4 के 4 हमसे नाराज है, कोई भी हमसे खुश नहीं है। और इसकी मतलब मैं यहाँ हमारे दोस्त कहते हैं ये इंडिया तो हमसे इसलिए नाराज है कि भाई इंडिया के साथ हम लड़ते हैं तो इसलिए हम उनकी बराबरी करते हैं, उनके साथ हम एक जवाब दे सकते हैं। जी। आपकी आवाज फिर से कट रही है। आई एम सॉरी, आई कांट हियर एनीथिंग यू आर सेइंग। ओके, हम ये सुनने को तैयार नहीं है कि भाई अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से चारों तरफ रहने वाले 4 लोग हमसे नाराज हैं, या तो चारों वो गलत नहीं हो सकते, उनमें से कम एक तो ठीक होगा ना। I think the problem with Pakistanis is intolerance and supremacy. See, supremacy अगर कोई ना बहुत ज्यादा educated हो, किसी के पास ना बहुत ज्यादा development हो, वो अगर है, if they are supremacist, you can understand. अब जब जाहिल अपने आप को supremacist दिखाने लगे, तो एक तो लोगों को क्या है, हजम नहीं होता ये बात, ऊपर से सुप्रीमेसी की आड़ में ये इस्लाम की भी मुखालफत में काम करने लगते हैं। जो चीजें इस्लाम जिस चीजों की परमिशन नहीं देता, जो चीजें ममनून है इस्लाम में, वो ये करने लगते, सियाहों को मारना, हिंदुओं को मारना, टेम्पल्स तोड़ना। अब कौन से इस्लाम में ऐसे लिखा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटीज को तो आपको मुआहिदों को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप उल्टे काम करते हैं।
औरतों को जबरन कन्वर्ट करना, ऐसे काम, दूसरे कम्युनिटीज के साथ हार्मनी में नहीं रहना। आपने सुना होगा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसाद के बारे में क्या बोला था, व्हाट इज फसाद? यस देयर इज अ यस होल यस रिटन यस थिंग फसाद क्या, फसाद ये फिल तो अर्ज के बारे में बाकायदा कुरान में और अहादीस में मौजूद है कि भाई फसाद फिल अर्ज जो है वो मुकम्मल तौर पे मना है, और इसी को फसाद कहते हैं कि आप किसी को जीने नहीं देते या उससे जीने का हक छीन लेते किसी भी इंसान से। मैं कहता हूँ वो किसी भी रिलीजन से। नॉट ओनली दैट, पब्लिक यस प्रॉपर्टी को खराब करना, पब्लिक में हल्ला गुल्ला करना, अफरा तफरी करना, अनरेस्ट पैदा करना, और वो भी रीजंस भी देखो इनके क्या है, यूजलेस रीजंस की वजह से ये सारी चीजें करते हैं। आपको जिहाद करना इज ओनली एक्सेप्टेबल जब आप पे कोई डायरेक्ट आके अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली नॉट ओनली जब वो अटैक करे, जब अटैक करे पहले आपको उसको समझाना है, पहले आप यू हैव टू यूज एवरीथिंग दैट इज इन योर पीसफुल मीन्स। इफ इट इज नॉट स्टॉपिंग, that's the only time you're allowed to. Otherwise, you're not supposed to fight for politics. You're not supposed to fight for land. You're not supposed to fight for money. This is Islam. अब ये कौन सा इस्लाम प्रोपोगेट कर रहे हैं? Obviously, OIC members से नाराज हैं because they are giving a bad image to Islam. तो वो चीज होती है ना। नहीं याना, एक तो हमारे बारे में अब यही भी कहा जा रहा है कि अरब दोस्त से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि यार ऐसा लगता है कि मतलब ये इस्लाम जो है ना सऊदीया से नहीं पाकिस्तान से शुरू हुआ, और 1947 में कहते हैं कि इस्लाम स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं लगता कि आज से 1500 साल पहले। यकीन करें, और ये बात सही भी है, कहते यार हम लोग इस तरह तो नहीं करते, मतलब कोई अरब मुल्क भी ऐसा नहीं करता। सऊदीया को छोड़ दें जो मतलब लिबरल्स हैं, मतलब अब सऊदीया भी काफी लिबरल लिबर्टी की तरफ जा रहा है, लेकिन कुवैत की उसने बात की, कतर की उसने बात की, यूएई की उसने बात की। यार आप बताइए, इवन यू टेक डेकेड्स, कब आपने देखा कि सऊदी अरेबिया में किसी ने किसी को मार दिया जस्ट बिकॉज वो हिंदू है, या किसी ने कुरान के मुखालफत में बोला तो उसको मार दिया, ब्लास्फेमी में मार दिया, इसमें मार दिया? जब अरबियों ने ये कभी किया नहीं तो ये लोग कौन होते हैं करने वाले? या ना टर्की में कभी नहीं हुआ, टर्की के अंदर कभी नहीं हुआ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कभी नहीं हुआ, मलेशिया इंडोनेशिया में कभी नहीं हुआ। आया आप देखिए पाकिस्तान इतना बैड, इतना तावनजाद नेशन है, तावनजाद बोलते हैं हम लोग इसमें कश्मीरी में, इतना मतलब इतना बैड लक वाला नेशन है, जिसने भी इससे दोस्ती की वो डूब गया। आज आप टर्की की हालत देखिए, एक्चुअली 58% पे पहुंच गया उनका इन्फ्लेशन, मगर वो छुपा छुपा के भी बोलते हैं 21%, which is still 3 times higher than the rest of the world's inflation. Yes, exactly, बिल्कुल। दूसरा रहा चाइना, इनका दोस्त। चाइना की तो आप देखिए, एक तो मजम्मत हो रही है पुरजोर पूरी दुनिया में, ओ इन्होंने हमको कोरोना वायरस दिया, इन्होंने ये दिया, ऊपर से चाइना इतने डेप्स में है, उनका रियल एस्टेट डेप्स देखिए आप बढ़ता जा रहा है, उनकी लेबर्स को सैलरी नहीं मिल रही, पावर सेक्टर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है बस। और देखिए आप, और वहां के लोगों के अंदर ही अनरेस्ट शुरू हो गया बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सैलरीज एंड लिटरली स्लेवरी पे आप पहुंचे वो। तो मतलब पाकिस्तान से जो भी जुड़ा है ना वो बर्बादी हुआ है। अब बस आप देखें या ना, अब पता नहीं अभी तो कोई बचा नहीं है दुनिया में, जो आसपास के जितने भी थे उन सबसे तो हमने पैसे लेके रख लिए। अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो काफी अरबों डॉलर लोगों के भी डूब जाएंगे जो हमारे पास उधार है। मैं कहता हूं कि इस तरह जो है मतलब मुल्क नहीं चलता। ऑन ए सीरियस नोट, मुल्क इस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से चलाया जा रहा है पाकिस्तान को। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लोग बिल्कुल ही जो है वो किसी काम, बहुत काम के, लेकिन आपको लीडर भी चाहिए, आपको चलाने वाला भी चाहिए, ये नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि वो हमारे लीडर्स बनते हैं कि वो माशाल्लाह ही होते हैं, तो इस वजह से फिर हम मतलब मजीद से मजीद डूबते चले जा रहे होते हैं। ये जो टॉक्सिसिटी खत्म करे, एंड कसम से इमरान खान से हमें उम्मीद थी, क्योंकि ही वाज अ लिबरलाइज्ड थिंकर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन ही सडनली हिमसेल्फ बिकेम टॉक्सिक। हाथ में तस्बीह लेके ही कम्स एवरीवेयर। तस्बीह लेने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू हेट हिंदूज एंड ऑलवेज गिव बैड verdicts against Hindus, verdicts against Shias. He himself is secular, we all know that. He's putting on an act because he wants votes, which is wrong. You have to change. If your society is toxic, you have to change that society, not become like them. या ना मुसीबत ये है कि वो इन चीजों से नहीं निकल रहे हैं कि यार खवातीन ये वाले कपड़े पहन रही है तो ये बेहयाई हो गई हमारी सोसाइटी में, उन चीजों से नहीं निकल रहे हैं, तो बाकी चीजें वो क्या मतलब काम करेंगे। और दूसरों को गाली देने के अलावा उनके पास और कोई मतलब मुद्दा नहीं है और ना और कोई काम है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने नेबर के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, आप बार बार उनको गौमूत्र पीने वाले और ऐसी ऐसी चीजें बोलोगे, इंसल्टिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। ऑलवेज यू सी देयर स्पेस, उनके स्पेस में आप देखिए, एक तो ये मुजब्बिल ठाकुर साहब आ जाते हैं और आसिफ डार साहब आ जाते हैं, 2 कश्मीरी, ठीक है, वो भी ऐसे कश्मीरी जो बाहर रहते हैं, बाकी सारे वहां पाकिस्तानी होते हैं, और जो सारे जो पाकिस्तानी होते हैं वो इंडियंस को गालियां दे रहे होते हैं।
मतलब आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपने नेबर के साथ अच्छे से रहोगे? व्हाई डोंट यू स्टॉप बैशिंग देम? बिकॉज जितना या आप ना बैश एक करोगे चीज, उतना आपको हो। एक चीज और जो यहाँ के काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, जो एक्सपर्ट्स हैं मतलब इन चीजों के, यकीन करें उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया कि जब तक जी मोदी जी वहां पे रहेंगे तो हमारी उनसे बातचीत नहीं हो सकती, तो यहाँ के बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार उसको आपने इलेक्ट किया हुआ है, वहां की अगर वहां की नेशन उनको चाहती है तो दूसरी दफा क्या, अगर वो 10 दफा भी इलेक्ट करेंगे तो ये उनका राइट है। प्रॉपर एक इलेक्शन के थ्रू वो बंदा जीतता है और मेजोरिटी में आके जीतता है। आप कौन होते कि उनको कहें कि ये मोदी जी को उतार के आप किसी और को बिठा दें वहां पर? हम वो कह सकते हैं कि ये इमरान खान को आपने क्यों बिठाया हुआ है, हालांकि सबको पता है कि इमरान खान किस तरीके से इलेक्शन में आया। और अभी लोकल बॉडीज में जो हशर हुआ है इनका खैबर पुख्तनख्वा में, मेरे इलाके में, और 19 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हुआ है, एक सिंगल सीट नहीं जीते ये लोग मेयर का। ये आपकी हालत है। अगर प्रॉपर इलेक्शन हो तो आपकी क्या हैसियत है। लेकिन मुसीबत ये, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी से आप 200% इख्तिलाफ रखें, लेकिन ये देखें कि कौम उसके साथ भाई खड़ी है, और Exactly. कौम उसके साथ क्यों खड़ी है, ये असल बात है समझने की कि क्यों उसके साथ खड़ी और आपके आप साथ नहीं खड़ी, आपको गालियां तो पड़ रही। अगर कोई 400 सीट से जीतती है पार्टी, आपको क्या यस, लगता है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा? आप जो बिल्कुल ये दिया होगा। प्रोपेगेंडा करते रहते हो, मुस्लिम्स आर अगेंस्ट मोदी, हिंदू, तो क्या मुस्लिम्स ने नहीं दिया होगा आपके हिसाब से वोट? यस, वो क्या ऐसी बिल्कुल वोट्स दिया लेके होगा। जीत गए? वो क्या फेक वोट्स थे? तो यू हैव टू एग्री। अंडरस्टैंड कि उनको मुस्लिम्स भी चाहते हैं, हिंदूज भी चाहते हैं, एंड ही इज अ प्रोग्रेसिव थिंकर, ही लव्स एवरीबॉडी लाइक अ पीएम, एंड यू कांट कीप टेलिंग अस नॉनसेंस अगेंस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड देन एक्सपेक्ट कि हम आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से दोस्ती करेंगे। आज ही मेरी एक एग्जैक्टली। दोस्त है, बहुत बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी, सरदारनी है, शी सेज तू क्यों इतना नफरत करती है पाकिस्तानियों से? मैंने कहा मैं क्या नफरत करते हुए पैदा हुई हूँ? वो नफरत मैंने उनकी आंखों में देखा है, जो वो मेरे भाइयों के बारे में बोलते हैं, जो वो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं, जो वो मेरे तिरंगे के बारे में बोलते हैं। मैंने इनके वीडियोस देखे जहां वो मेरा तिरंगा जला रहे हैं। अरे उन्हें क्या करना है? जिस तिरंगे के लिए मेरे भाइयों ने, इवन कश्मीरी भाइयों ने अपना खून दिया, उस तिरंगे को ये बिल्कुल। लोग जलाते हैं, उस पे पेशाब करते हैं। क्या मैं किस तरह से इनसे प्यार करूं? हाउ कैन मुसीबत आई ये या ना टॉलरेट देम? मुसीबत ये या ना कि इस तरह के लोग इसीलिए भी ये कर रहे होते हैं कि वो अपनी दुकान इसी तरीके से चलाना चाहते हैं, तो शायद इसीलिए भी उनको लगता है कि यार एक मुल्क का, मैं कहता हूं आप यहाँ पे हमारे यहाँ अक्सर इसराइल के फ्लैग के ऊपर ना लोग मतलब चल रहे होते हैं, तो क्या इसराइल को कोई इतना सा फर्क पड़ा? 1% का फर्क पड़ा इसराइल को? एग्जैक्टली। क्या फर्क पड़ता है? आप 200 फ्लैग्स उनके यहाँ इस्लामाबाद में जला के रख दे, क्या फर्क पड़ता है? इसराइल तो को कोई आप फर्क देखिए, पड़ता है? दे I understand that there is a sentiment of hate. So you want to keep the hate alive. But to this extent, this is vile. Even I hate Pakistan. But कभी आपने देखा मैंने पाकिस्तान का फ्लैग जलाया या उस पे ऐसी वाहियात हरकतें की है? This is too much. What Pakistanis do एब्सोल्युटली। is beyond limits. Is beyond limits. You have to understand. You know, completely running a proxy war for years after knowing that you're going on losing to this country and still राइट। trying to keep that propaganda alive that, oh, we are superior, they are inferior. What? Where are you going with this? या ना असल में इस माइंडसेट से जब तक हम निकलेंगे नहीं, मेरे ख्याल हम आगे नहीं बढ़ सकते। कि हम अपने आप को समझते हैं कि जी हमने तो ये किया वो किया, और हम उन चीजों के साथ जुड़े रहते हैं जो शायद सैकड़ों हजारों साल पहले हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई होंगी, लेकिन द थिंग इज कि आज हम कहां पे स्टैंड करते हैं ये मैटर करता है, ना कि 2000 साल पुरानी अगर कहानियां हम लोगों को सुनाते हैं तो उस कहानियों से जो है वो मुल्क भी नहीं चलता और कौमें भी नहीं चलती। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। Thank you so much.